अगले टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है शुगर। पहले ही हम जो बाकी माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल हैं उनमें से मैक्सिमम की बात हम कर ही चुके हैं, जिसमें शुगर अब बचता है, जिसमें शुगर में भी हम देखेंगे कि कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी हैं, कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, शुगर में 3 तरह की शुगर पाई जाती है। पहली होती है मोनोसेक्राइड, दूसरी होती है ओलिगोसेक्राइड और तीसरी होती है आपकी ये पॉलीसेक्राइड, जो कि एक मैक्रोमोलिक्यूल्स की श्रेणी में आती है। ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ठीक है, जो मोनोसेक्राइड होती है ना, उसमें उसके एग्जाम्पल होते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। ठीक है, जो ओलिगोसेक्राइड होती है ना, उसमें शुगर की चेन का नंबर 2 से लेकर 10 तक वेरी करता है। मोनोसेक्राइड में केवल सिंपल शुगर होती है, मोनोसेक्राइड को हम सिंपल शुगर भी बोल सकते हैं। ओलिगोसेक्राइड में जो शुगर की चेन होती है उसकी जो लेंथ होती है वह 2 से लेकर 10 शुगर तक वेरी करती है। ठीक है, और पॉलीसेक्राइड में 10 से ज़्यादा शुगर की चेन होती है। जो ओलिगोसेक्राइड है उसमें हम बात करें तो जो 2 शुगर वाली चेन है उसके एग्जांपल होते हैं आपके जैसे सुक्रोज, माल्टोज। ठीक है, जो आपकी मोनोसेक्राइड जिसे बोलते हैं सिंपल शुगर, और आपकी जो डाइसेक्राइड है जिसमें कि 2 शुगर होती हैं, ये दोनों डाइसेक्राइड हैं, ये रेड्यूसिंग शुगर की श्रेणी में आती हैं। रेड्यूसिंग शुगर का मतलब जिसके अंदर फ्री एंड्स पर कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि फ्री कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप होने से वो शुगर रिएक्टिव होती है, यानी जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन पाए जाते हैं वो रिएक्टिव शुगर की श्रेणी में आती है, यानी कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। ठीक है, तो जो हमारी मोनोसेक्राइड है और जो हमारी डाइसेक्राइड है ये दोनों ही रेड्यूसिंग शुगर होती हैं। डाइसेक्राइड, सभी डाइसेक्राइड हालांकि होती हैं रेड्यूसिंग शुगर, लेकिन एक को छोड़कर जिसका नाम होता है आपका सुक्रोज, यानी कि सुक्रोज को छोड़कर ऑल मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड आर रेड्यूसिंग शुगर। ओके, अब इसमें आगे फर्दर बात करें तो पॉलीसेक्राइड में देखें हम, तो पॉलीसेक्राइड में हमारे जो सेट में एग्जांपल दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपके स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और आपका इनुलिन। ठीक है, तो जो स्टार्च है और जो ग्लाइकोजन है ये स्टोरिंग शुगर हैं, यानी कि स्टार्च जो शुगर है वो प्लांट के अंदर स्टोरिंग शुगर की श्रेणी में आती है, और जो ग्लाइकोजन है वो एनिमल के अंदर एक स्टोरिंग शुगर है, यानी कि हमारी एनिमल जो किंगडम है उसमें यानी एनिमल्स हैं वे जो फूड को स्टोर करते हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। और जो स्टार्च और ग्लाइकोजन हैं दोनों ही शुगर की एक चेन है 10 से ज़्यादा नंबर की। ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। और सेलुलोज भी प्लांट के अंदर पाए जाने वाली एक पॉलीसेक्राइड है। इनुलिन किससे बन के, ये जो तीनों होती हैं ये ग्लूकोज की लॉन्ग चेन से मिलकर बनी होती हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। लेकिन जो इनुलिन है आपकी ये फ्रुक्टोज की लॉन्ग चेन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इनुलिन हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, इसलिए ये यूरिन के थ्रू ऐसे ही बाहर निकल जाती है, जिसका यूज GFR मेजर करने में यूज होता है, यूज्ड टू मेजर GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इसमें फर्दर बात करें तो जो स्टार्च और ग्लाइकोजन है इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, ये दोनों ही जो हैं, यानी मैं आगे नीचे लिख देता हूँ, स्टार्च और जो आपकी ग्लाइकोजन है इन दोनों में ये दोनों ही हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर शो करती हैं।
इससे क्या बेनिफिट मिलता है अपने को, इससे जो आपकी जो हेलिकल स्ट्रक्चर होती है ना, हेलिकल स्ट्रक्चर इन दोनों की, वो आयोडीन को ट्रैप कर लेती है, जिससे क्या होता है ये कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करती हैं आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये स्टार्च है या ग्लाइकोजन है। और सेलुलोज में कोई हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, इसलिए वो आयोडीन को ट्रैप नहीं कर पाती, इसलिए सेलुलोज कलरलेस होती है। ठीक है, जो स्टार्च होती है वो आयोडीन को अपनी हेलिकल स्ट्रक्चर में ट्रैप करके ब्लू कलर का सॉल्यूशन देती है, और जो ग्लाइकोजन होती है ना, वो हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर आयोडीन को ट्रैप करके रेड कलर का सॉल्यूशन देती है। ठीक है, इनके अंदर एक पॉइंट और दे रखा है कि इनका जो राइट हैंड होता है ना, वो रेड्यूसिंग नेचर का होता है, राइट हैंड इज रेड्यूसिंग, और इनका जो लेफ्ट हैंड होता है ना, वो नॉन रेड्यूसिंग होता है। फिर से बात वही आ गई, रेड्यूसिंग वर्ड आ जाए, पहले भी रेड्यूसिंग वर्ड आया था, उसका क्या मतलब था, यहाँ पर रेड्यूसिंग मतलब वर्ड आया था, यहाँ पर भी रेड्यूसिंग वर्ड आया है। दोनों का ही मतलब ये है कि इनके जो फ्री एंड है उनके ऊपर कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। इससे क्या मिलता है, इससे ये होता है कि जो रेड्यूसिंग एंड होने से रिएक्टिव नेचर आ जाता है ग्लूकोज के अंदर या शुगर के अंदर। उस रिएक्टिव नेचर का लाभ हमें ये मिलता है कि मतलब रिएक्टिव नेचर आ जाने से क्या मिलता है अपने को, रिएक्टिव नेचर आने से ये रिएक्शन में अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देती हैं और रिएक्शन में अपना कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, तो हमने ये भी नोटिस कर लिया कि ये हेलिकल सेकेंड स्ट्रक्चर होती है, उसमें हेल्प मिलता है किसका, ये लिख देता हूँ मैं, ये ब्लू कलर देगी आयोडीन में, और ये आयोडीन में रेड कलर देगी। ठीक है, राइट हैंड रेड्यूसिंग हो गया और लेफ्ट हैंड नॉन रेड्यूसिंग हो गया। और एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो डायग्राम दे रखा है आपका, ये दे रखा है ग्लाइकोजन का। इसमें जो ये जो सीधी चेन जो जा रही है इसको बोलते हैं 1,4 लिंकेज, और जो ये ब्रांच निकल रही है ना इसको बोलते हैं 1,6 लिंकेज। इसमें ये भी ब्रांच जो है दोनों ही इनको बोलते हैं 1,6 लिंकेज। इसमें एक बात और कर लेते हैं कि शुगर की जो ये चैन होती हैं आपस में जुड़कर कैसे जुड़ी होती हैं, शुगर की ये बहुत सारी चैन आपस में जुड़ी होती हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक है, दो शुगर के चैन जब आपस में मिलती है ना, तो इनमें आपस में रिएक्शन होने से H2 बाहर निकल जाता है और इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर भी जो OH था और इसमें नीचे की तरफ OH था, उन दोनों OH ने आपस में मिलकर H2 निकाल दिया, और यहाँ पर लेफ्ट क्या रहा, O रहा, जो कि ऐसे दोनों में इनको कंबाइन करके रखता है। ठीक है, ओके, इसमें हमने बात कर ली ऐसी एनसीईआरटी में आपको दिखा देता हूँ मैं, हमने हर पॉइंट को अच्छे से देख लिया है कि एसिड इंसोल्युबल पैलेट आल्सो हैज पॉलीसैकेराइड, यानी कि जो पॉलीसैकेराइड आपका होता है वो एसिड इंसोल्युबल के अंदर आता है। क्यों एसिड इंसोल्युबल के अंदर आता है, क्योंकि एक मैक्रोमोलिक्यूल है, और मैक्रोमोलिक्यूल हमने पहले ही देख लिया था एक्सपेरिमेंट के अंदर कि मैक्रोमोलिक्यूल जितने भी थे वो जो आपकी चीज क्लॉथ थी उसके फिल्टर के ऊपर ही रह गए थे, और जो आपके जो सोल्यूबल पूल था वो उस फिल्ट्रेट से उस छलनी से जो चीज क्लॉथ था उससे पास आउट हो गया था, और मैक्रोमोलिक्यूल उसके ऊपर ही रह गए थे। तो इसलिए मैक्रोमोलिक्यूल होने के कारण पॉलीसैकेराइड एक क्या है, एसिड इंसोल्युबल पैलेट के अंदर आता है। अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स ये आ गया। जो पॉलीसैकेराइड आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स, ठीक है, पहले ही बात कर लिया, 10 से ज़्यादा नंबर में होती हैं इसकी मात्रा शुगर की। दे आर थ्रेड्स, ठीक है, लिटरली अकॉर्डिंग टू कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड, ये कुछ नहीं बकवास है, आगे पढ़ें। फॉर एग्जांपल सेलुलोज इज ए पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड सच दैट ग्लूकोज। हमने यहाँ पर नोटिस पहले ही बात कर ली थी, हमने यहाँ पर बात कर ली थी, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज तीनों ही ग्लूकोज के बन के बने होते हैं। इसने भी यही कहा कि जो आपका स्टार्च है, जो सेलुलोज है, वो भी एक ग्लूकोज से मिलके बना होता है, बिल्डिंग ब्लॉक से। बाकी सेम टू सेम वही है, तो हम ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि हर पॉइंट एनसीईआरटी का इसमें मेंशन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आपका अगला टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो रहेगा आपका मेन टॉपिक तो आपके हो गए हैं, बस इसमें एंजाइम वगैरह बचते हैं।
और कुछ मेटाबॉलिज्म की जो आपकी प्रोसेस हैं और उसकी जो एग्जांपल हैं वे बचते हैं। ठीक है, बस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, थैंक यू।